उत्तराखंड में 2 तस्वीरें नौकरी के फ्रंट पे आपको दिखाई देती हैं। एक तस्वीर जब आप देखते हैं तो आपको अखबारों में दिखाई देता है, सरकार के स्तर पे कहा जाता है कि धामी सरकार ने अब तक 17,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ बाँट दी हैं। अभी 2 दिन पहले ही 1,094 कनिष्ठ अभियंताओं को, जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बाँटे थे। ये हफ़्ते 2 हफ़्ते में इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्ति पत्र बाँट रहे होते हैं। ये एक तस्वीर है। तस्वीर का एक दूसरा पहलू, जब यहाँ पे देहरादून में जो एकता विहार धरना स्थल है, जब आप आते थे, एक तस्वीर का दूसरा पहलू यहाँ दिखाई देता है। यहाँ बेरोज़गार युवा हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। आज 5वां दिन बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल कर रहे हैं। 3 बेरोज़गार युवा नेता हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। वो क्या उनकी डिमांड्स है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक तस्वीर का पहलू ये है कि 17,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। एक तस्वीर का पहलू ये है कि बेरोज़गार युवाओं को बैठ कर के इस गर्मी के वक़्त में एक तरह से खाना-पीना छोड़ कर के भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर होना क पड़ रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। राम कंडवाल हमारे साथ हैं। राम कंडवाल उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के उपाध्यक्ष हैं और वो लगातार कई सालों से हमने देखा है, बॉबी पवार के साथ वो कंधे से कंधा मिला कर के युवाओं की आवाज़ को उठाते रहे हैं। अब वो क्यों भूख हड़ताल की नौबत आई है? कोरोनेशन अस्पताल भी उनको ले जाया गया था, फिर वो वापस आकर धरना स्थल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राम कंडवाल जी, क्या डिमांड्स है? मैं आपसे वही सवाल करूँगा। 2 तस्वीरें, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने 17,000 नौकरियाँ दी हैं, ये हमें दिखाई भी देती है। परसों ही 1,094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। फिर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की, आप लोगों को इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा? देखिए, एक्सट्रीम स्टेप इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पिछले 2-3 साल से उत्तराखंड का बेरोज़गार और ख़ासकर वो बेरोज़गार जो भर्ती 6-7 साल, 8 साल, 10 साल से नहीं आई थी, उसकी अब ओवर एज हो चुकी है। आज वो उत्तराखंड का युवा जो है दर-दर की ठोकरें खा रहा है। हमने इनसे डिमांड की थी कि भाई आप एक भर्ती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। ये भर्ती आई थी साल 2014 में। इसके बाद ये भर्ती दोबारा आती है साल 2021-22 में। तब युवा जो है बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास जाता है, कूच करता है, आश्वासन लेता है, इसके बाद जो है सचिवालय के चक्कर काटता है, वहाँ से ज्ञापन लगभग जो है हज़ारों की संख्या में ज्ञापन इस वक़्त हम दे चुके हैं 2021 से और अभी तक। हम ये चाह रहे थे कि जब भर्ती को इतना लंबा अंतराल हो चुका है, 8 साल का गैप हो चुका है, तो क्यों नहीं इसमें उम्र सीमा बढ़ाई जाए? उम्र सीमा इसमें बढ़नी भी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है लगभग जो है 80 से 1.5 लाख 80,000 से 1.5 लाख के करीब जो है युवा हैं, जो चाह रहे हैं कि इसमें उम्र सीमा बढ़े। हमारे पड़ोसी राज्य अगर हम ज़िक्र करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने, जबकि वहाँ पर जो है हर 2-2 साल में भर्ती आती रहती है पुलिस कांस्टेबल की। बावजूद इसके वहाँ पर जो है 3 साल आयु सीमा में छूट दी थी योगी आदित्यनाथ ने, अभी पिछले साल की बात है दिसंबर की। तो फिर जब हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ पर उनकी नकल करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, कि वहाँ पर वो बुलडोज़र चलाते हैं। फिर उसकी नकल करके आप उत्तराखंड में बुलडोज़र चलाते हो, लेकिन इसकी नकल नहीं कर रहे हो आप कि आप बेरोज़गारों को यहाँ पर भला हो जाए। कम से कम वो योगी आदित्यनाथ जी क्या की। इस मामले में आप लोग मुख्यमंत्री से, किसी मंत्री से, किसी सरकारी नुमाइंदे से मिले? आपने बताया कि जब पड़ोसी राज्य, क्योंकि हमारी बहुत सारी नीतियों में उत्तर प्रदेश की छाप रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के से ही अलग होकर के हम अलग राज्य बने। क्या कुछ सरकारी नुमाइंदों से आपने कहा कि साहब, वहाँ जब 3 साल की छूट मिल सकती है तो आप लोग छूट क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, हम इसमें लगभग मैं सब बताऊँगा आपको। 2022 में जब हम ये भर्ती आई थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, तो खुद मैं और मेरे साथ जो प्रतिनिधि मंडल था, वो हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जाते हैं। धामी जी वहाँ पर आश्वासन देते हैं और पूरा वादा करते हैं कि आने वाली जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, उसमें हम आयु सीमा बढ़ाएँगे और मैं युवाओं को ये जल्दी ये तोहफ़ा दूँगा। ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था उस वक़्त, हम जब प्रतिनिधिमंडल गया था। लेकिन देखिए आज तक अब युवा यहाँ पर 5 दिन से खुद हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, अभी तक कोई माँग ही पूरी नहीं हुई है। दूसरी चीज़, हम मुख्य सचिव को ये दे चुके हैं, राधा रतूड़ी जी को हम ये ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, जब वो गृह सचिव भी थी और जब अभी वो आपकी जो है मुख्य सचिव हैं, तब भी उनको हम दे चुके हैं। सचिवालय में हर अधिकारी, चाहे वो आज के गृह सचिव हो शैलेश बगोली जी, उनको भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। जिलाधिकारी जो पूर्व की जिलाधिकारी थी, उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं। तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा है जो इस भर्ती में हमने ज्ञापन नहीं दिया हो। लगभग सबको दे चुके हैं हम। अब ये क्या करते हैं, ये हमें, चाहे हम रैलियाँ करें, अभी हमारी बैक टू बैक रैलियाँ हुई, बड़ी-बड़ी हज़ारों की संख्या में युवा पहुँचे थे। हमने रैलियाँ की, वहाँ से क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया बात करा दो आप, वो बात कराने के लिए तैयार नहीं है शासन प्रशासन से।
वहाँ से हमें बसों में बिठाकर सीधे यहीं पर धरना स्थल पर फेंक देते हैं। अब हम अनशन में बैठे हैं तो ज़बरदस्ती जो है हमें एम्बुलेंस में भर देते हैं और वहाँ ग्लूकोज़ चढ़ा देते हैं। लेकिन हमने भी प्रण लिया है, आप चाहे ग्लूकोज़ चढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, जब तक माँगें पूरी नहीं होंगी, अन्न का एक दाना भी नहीं खाएँगे। और खुद वहाँ से कल हम ग्लूकोज़ जैसे इन्होंने ज़बरदस्ती चढ़ाया, तुरंत हम यहाँ आए, तुरंत फिर से बैठ गए हम। दूसरी इसमें ये एक माँग है कि भाई ऊर्जा विभाग की ये जो भर्ती है, चाहे इसमें ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल ले लो आप, पिटकुल ले लो, यूजीबीएनएल ले लो, इसमें 8 साल से भर्ती नहीं आई है। साल 2016 से इसमें भर्ती नहीं आई है। अब आप सरकार तो कहते हैं हम कैलेंडर जारी करें, अभी हाल में कैलेंडर भी आया था तो इन भाई भर्तियों साहब का। कैलेंडर जारी है तो ये भर्ती क्यों नहीं है उसमें? जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस भर्ती में आरटीआई के माध्यम से साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 250 से ज़्यादा जेईई के पद रिक्त हैं इसमें। और इसके अलावा जो है इसमें लगभग 1200 जो पद है वो तकनीशियन ग्रेड 2 के पद रिक्त हैं। ये आरटीआई से हमने निकाला है, लेकिन सरकार जवाब देती है कि इसको भाई हमने फ्रीज किया हुआ है। भाई फ्रीज क्यों किया है आपने इस भर्ती को? और ये जो 1094 जो जेई थे, ये किस डिपार्टमेंट्स की थी? ये इसके नहीं थे। ये सिविल वाले हैं, ये सिविल वाले हैं और इनकी भर्ती भी 10 साल बाद निकली थी। साल 2012-13 में ये भर्ती आई थी और फिर 21-22 में ये भर्ती आई। तो इनकी भर्ती भी 10 साल बाद आई है। भाई हमारा ये कहना है कि इन डिप्लोमाधारियों का क्या गुनाह क्या है? क्या ये उत्तराखंड से डिप्लोमा ना करें फिर? और अगर ये डिप्लोमा कर भी रहे हैं तो 8-10 साल बाद आप इनकी भर्ती ला रहे हो और वो भी फिर ये बच्चे क्या करते हैं कि फिर ये प्राइवेट नौकरी ढूँढने चले जाते हैं प्रदेश से बाहर। कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली में, कोई महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है। तो जब अपने प्रदेश के युवाओं को तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो सरकारी नौकरी, तो फिर क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि भाई आप चाहे 1000 वैकेंसी निकालो, आप चाहे 500 वैकेंसी निकालो, लेकिन कम से कम वहाँ पर युवा भागीदारी तो करे, पारदर्शी तरीके से भागीदारी तो करे, लेकिन आप उसको भागीदारी करने नहीं दे रहे हो। तो ये मुद्दे हैं। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का मुद्दा है, वो आपको ध्यानी जी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसमें भी देखिए आप, हम तो चाह रहे हैं कि उसमें जो है परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर हो। आज दिल्ली से, मुंबई से, हर जगह से इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, जो कॉलेज है वहाँ पर बच्चा करता है और फिर यहाँ आता है उत्तराखंड में, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। यहाँ हमारे सरकारी स्कूलों में देखिए आप 55-60% है। कैसे फिर बच्चा उसमें अप्लाई ये करेगा? अपने आप एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड नवोदित राज्य है, 20-22-24 साल का राज्य है, और जिस तरह पर्वतीय क्षेत्र की चुनौतियां झेलते हुए बच्चे सरकारी स्कूलों से, कॉलेजों से पढ़ के आते हैं, ये वो सीबीएसई के, आईसीएसई के बच्चों से कंपटीशन नहीं कर पाते जो 99%, 98% ले आते हैं। उनकी अलग परिस्थितियां रहती हैं, वो अलग भौगोलिक परिस्थितियों में, अलग पारिवारिक परिस्थितियों में परवरिश पा करके इतने अच्छे अंक लेते हैं। इसको ठीक इसी तरह समझे कि हम किसी ब्राइट लैंड के बच्चे से, सेंट जोसेफ एकेडमी के बच्चे से कहें कि आप हमारे पहाड़ के किसी दूरस्थ अंचल के किसी सरकारी स्कूल के बच्चे से, जिसको 4-5 किलोमीटर रास्ता पहाड़ी का पार करके स्कूल जाना पड़ता है, कहीं पर नदी, पोखर, नाला पार करके जाना पड़ता है, उस बच्चे से हम दोनों को बिठाएं कि आइए दोनों बैठिए कंपटीशन करिए। थोड़ा चुनौती, इस चुनौती को भी हमें सरकार को, हमारी को मानवीय नज़रिए से समझना पड़ेगा। ये एपीआई वाला मसला है। मैं ध्यानी जी से ही बात करता हूँ, फिर बाकी जो दो और साथी हमारे जो भूख हड़ताल, उनसे भी बात करूँगा। एपीआई की आप जो का विरोध आप लोग करते हैं ध्यानी जी, लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, राज्यों में हायर एजुकेशन भी इसको लागू किया जाता है, तो फिर हम उत्तराखंड में हमें छूट क्यों चाहिए एपीआई से? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि आपने राज्यों की बात करी, तो हमारे जितने भी पड़ोसी आपका राज्य, पूरा नाम ध्यानी जी? सर जेपी ध्यानी, ओके, जितेंद्र प्रसाद ध्यानी, ओके। प्रदेश संयोजक हूँ उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। मैं आप राज्यों की बात कर रहे हैं, हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, या यूपी ले लिए, एमपी ले लीजिए, आप राजस्थान और हिमाचल प्रदेश लीजिए, कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है। ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और किसी यूनिवर्सिटी में है, और ये यूजीसी की ऐसी व्यवस्था है जो बाध्यकारी नहीं है। इसे आप लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, राज्य या अपने भी नियम डिपेंड बना करता सकते है, हैं। बिल्कुल, है ना, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने जो है युवाओं के हितों में, या उनको प्राथमिकता के हिसाब से चाहता है तो रखे, ना रखे, ये राज्यों पे निर्भर करता है। और हमारा प्रदेश इतना विषम भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ के युवाओं की अपनी चुनौतियाँ हैं। हमारा जो कैंडिडेट डीबीएस, डीएवी और एचएनबी और श्रीदेव सुमन जैसी यूनिवर्सिटियों से, एफिलेटेड कॉलेजों से जो आता है, उसके आप परसेंटेज देख लीजिए, बमुश्किल 60% लेके आता है वो। हालांकि उसके अंदर काबिलियत में कोई कमी नहीं है, उससे किसी भी एग्ज़ाम करवा लीजिए, लेकिन यहाँ के पैरामीटर्स और जेएनयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटियों के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, परसेंटेज मार्क्स अलग अलग है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स अलग अलग हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं है। आप चाहते हैं देखिए, परीक्षा बिल्कुल एपीआई, और मैं एपीआई को लेकर कई ऐसी तकनीकी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी बड़ी तकनीकी खामियां हैं कि देखिए एपीआई की जो व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि
कुछ लोगों ने जानबूझकर इस व्यवस्था को यहाँ लागू करके अपने लोगों को सेट करने का जो है एक जो तरीका बनाया है, कैसे? शॉर्टकट तरीका, वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, यहाँ बहुत से ऐसे पीएचडी होल्डर्स हैं जो जिंदगी भर नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि हमारे पहाड़ का बच्चा, हर बच्चा नेट क्वालिफाई होगा, डबल नेट होगा, जो हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। लेकिन ये कई आदमी ऐसे हैं, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिंदगी भर नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास पीएचडी है। अब वो पीएचडी उन्होंने खरीद के लाई हो, या किसी मणिपुर से करके लाई हो, या यूपी से, या कहीं साउथ में कहीं करके लाई हो, हम नहीं जानते। कहीं पार्ट टाइम पीएचडी करके लाई होगी। और मैं बता दूं कि एपीआई की व्यवस्था में पीएचडी धारक को 25 नंबर का वेटेज है और नेट वाले कैंडिडेट को 7 नंबर का वेटेज है। तो बताइए, नेट वाला 7 नंबर और पीएचडी वाला 25 नंबर। यूजीसी की तरफ से भी तो ज्यादा तवज्जो दिया गया है ना, हाल के समय में नहीं, हमने बिल्कुल देखा था, नहीं। आपको ध्यान हो तो वो जो 2018 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है, वो 2021 में समाप्त हो गया। उसमें जो उन्होंने पीएचडी को मैंडेटरी किया था, वो उन्होंने बाद में हटा दिया 2021 में उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये हमारे प्रदेश के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है। पड़ोसी राज्यों में देखिए, लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा का जो वेटेज है वो 90% है और 10% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का है। और एक बात मैं और बता दूं, इंटरव्यू के आधार पे जो सिलेक्शन होते हैं, क्या लगता है आपको इसमें धांधलियां नहीं होती होंगी? इंटरव्यू का जो साक्षात्कार आता है, उसकी तो हमारे पास प्रूफ नहीं आ पाते, क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा, या तो इंटरव्यू बोर्ड जानता है। इंटरव्यू पे आरोप लगते हाँ, रहते हैं। लगते रहते हैं। और 2018 का वाकया मैं बता देता हूँ आपको, जो प्रवक्ता भर्ती का था, जिसमें एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें साफ पता चल गया था कि इंटरव्यू में क्या खेल हो रहे थे। इसीलिए मांग उत्तराखंड होती है कि में, है ना? हमेशा इंटरव्यू को बहुत कम बिल्कुल नंबर का कम रखिए, वेटेज दिया जाए, कम वेटेज है ना? और हमारा जो कैंडिडेट है वो क्या डिमांड कर रहा है? बड़ी जायज़ डिमांड है कि आप एग्जाम कराइए, कितना भी टफेस्ट एग्जाम कराइए, भाई योग्यता का परीक्षण तो लीजिए। बिना योग्यता के परीक्षण के बाहर कर दे रहे हैं। और इसीलिए बनाया था ये प्रदेश उत्तराखंड। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन धन सिंह सिंह रावत जी को हाँ। 20 से ऊपर के ज्ञापन दिए, 20 से ऊपर। आज तक जो है किसी भर्ती में इतने ज्ञापन नहीं गए होंगे जितने हायर एजुकेशन में एपीआई को हटाने को लेकर मंत्री जी के पास गए। उनके क्या कहते हैं वो, उनका तर्क देखिए, क्या मंत्री जी को तो मैं, कमाल की बात है कि ये व्यवस्था ही पता नहीं है ढंग से कि एपीआई होती क्या है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने तो जो है, उनके सेक्रेटरी ने जो कहा होगा, जो बनाई होगी नियमावली, अचानक से बदल दी। उन्होंने कहा होगा तो क्या उन्होंने जी, आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया था, लेकिन वो जो है ठंडे बस्ते में चला गया। कहा था कि हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन वो विचार जो है कभी जो है वो धरातल पे नहीं उतर पाया। और मैं सही बताऊं, ये एपीआई की व्यवस्था, इसमें बड़ी खामियां हैं, बहुत खामियां हैं। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का कि सारे राज्यों में, राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है, उसमें जीएस के 2 पेपर हैं। उसमें एक स्थानीय जीएस है राजस्थान का 200 नंबर का, और एक जो है सब्जेक्ट का है। और जो स्थानीय जीएस में जो है कट ऑफ मार्क, एक मिनिमम मार्क्स लेके आएगा, वही सेकंड राउंड में अपीयर हो पाएगा। ये होता है कि हम अपने बच्चा, जो जी। हमारा बच्चा, उसको थोड़ा वेटेज दे, जो हमारी बिल्कुल। कल्चर को समझता है, भाई, हमारे इतिहास को आपके- जानता है। जी, आपके राज्य का बच्चा है, उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ इस एग्जाम में हमारा जीएस जो है सम्मिलित ही नहीं किया गया है। अच्छा। जबकि अपर पीसीएस हमारे राज्य की जो है सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें जो है मेंस एग्जाम में 300 नंबर का जीएस है उत्तराखंड को, ताकि हमारे बच्चों को प्रायोरिटी मिले। क्यों भाई? मतलब तुम अपने लोगों को शॉर्टकट तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हो। बहुत वैलिड से कोई और बात आप ध्यानी जी कहना चाहें, वरना मैं फिर से पुरोहित जी से जी, बात करूंगा। है ना? तो इसमें सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को तत्काल जो है समाप्त कर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पे भर्ती संपन्न हो। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का जो वेटेज है वो 90-10 का हो, और लिखित परीक्षा में 30% वेटेज स्थानीय जीएस हमारे उत्तराखंड के जीएस को मिले। यही सही बात हमारा है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आपको सोचना चाहिए, आपके बच्चे हैं, ये आपके प्रदेश के, और जब तमाम राज्यों में रहता है कि वहाँ की कल्चर को, वहाँ की हिस्ट्री को थोड़ा सा दिखाएंगे, तो कि बाहर का भी अगर बच्चा कॉम्पीट करने के लिए आ रहा है, तो वो भी कम से कम उस प्रदेश की में अगर नौकरी करना चाहता है तो वहाँ की चीज़ों को समझे, जाने। इसलिए ये तो बहुत ही बेसिक सी डिमांड है, इन पर तो विचार किया जाना चाहिए। जब आप कहते हैं कि आप उस शिक्षा में बड़ा आमूल चूल बदलाव करने का दावे करते हैं, तो फिर इस तरह बच्चों को बैठना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो सुनवाई करनी चाहिए। हम पुरोहित जी से बात करेंगे। पुरोहित जी, आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम सचिन पुरोहित है। सचिन पुरोहित जी भी, राम कंडवाल, सचिन पुरोहित, और ये 3 लोग जो है लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना एक्सट्रीम स्टेप भूख हड़ताल का आप लोगों ने उठाया है? क्या आप लोगों की डिमांड है? सवाल मेरा वही है, सरकार कहती है साहब 17,000 से ज़्यादा नौकरियां दे दी, सारे रिक्त पद हम भर देंगे। आप लोग कहते हैं नहीं साहब, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम ज्ञापन दे रहे हैं, मजबूर होकर के आज हमें धरना स्थल पर 5वां दिन है भूख हड़ताल को बैठना पड़ रहा है। जी सचिन। सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो ये पुलिस भर्ती में उम्र सीमा है, तो सरकार ने जो पिछली भर्ती आई थी 21-22 में, उसमें हमें 1 साल का शायद वो दिया था, उसमें वेटेज दिया था, 18 से 23 वर्ष उसमें उम्र सीमा करी थी।
तो सर मेरे पे कागज़ पड़े हैं। हर स्टेट में कोरोना वालों को 3 साल की मिनिमम छूट मिली है। यूपी का रामखंड चाहे वाली यूपी का हो, उदाहरण दिया। हिमाचल हो, आपका हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, जो हमारे आसपास के राज्य हैं। तो सिर्फ क्या उत्तराखंड 1 साल के लिए बाधित रहा कोरोना से? 19 से 21 तक तो उत्तराखंड भी बाधित रहा। सही है। तो पहले तो हमें 3 साल की छूट क्यों नहीं मिली? सर उसके बाद जब उत्तराखंड हमारा बना था, तो पहले जो उत्तराखंड पुलिस की भर्तियाँ आती थी, उसमें लिया जाता था हाई स्कूल पास, 10th पास। अब इन्होंने जो पैरामीटर है वो कर दिया 12th पास। तो अगर तुमने 10 से 12 वहाँ कर सकते हो, तो यहाँ भी कम से कम फिर 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। सर मैं खुद एक पहाड़ी ज़िले से आता हूँ, चमोली से। तो सर हम लोग मिनिमम क्या है कि 17-18 साल में 12th पास करते हैं, फिर अपना कॉलेज का देखते हैं। और सर जब हम तैयारी करने आते हैं तो फिर हमें बोला जाता है कि तुम इस भर्ती के योग्य नहीं हो, 18 से 22 साल। और जो पहाड़ी लड़के रहते हैं उनका है कि आर्मी या पुलिस की तैयारी वो करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम फिजिकली और राज्यों से हम बेटर हैं। उत्तराखंड के जो यूथ है वो और राज्यों से फिजिकल में बहुत बेटर है। तो सर हमारी इसमें उम्र सीमा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? हम ना यहाँ किसी पार्टी के समर्थन के लिए बैठे हैं, ना किसी के विरोध के लिए बैठे हैं। पार्टी ये अपनी वो भी त्याग दे जो उनकी धारणा बन रही है कि वो लड़के हमारा वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमें क्या मिलेगा विरोध करके? ऐसा है, ऐसा भी सरकार के मतलब स्तर पे ये चीज़ें भी उनके दिमाग में आ जाती हैं कि शायद किसी विपक्षी ने हवा मार दी है, पंप जी, मार दिया है कि भाई जी, आप जी, सरकार जी, की जी। छवि खराब करो। लेकिन बेरोजगार युवा क्यों सरकार की छवि जी, खराब करेंगे? वो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप हमें ये बताइए ना, कोई हमारे जो भी मुद्दे हैं 4-5 मुद्दे सारे जेन्युइन मुद्दे हैं। अगर हम किसी गलत मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, तो आप आके हमसे मिलिए। आप हमसे अगर मिल जाते हैं, हमने जब 30 तारीख को भी हमने पिछली रैली करी थी, तो मुख्यमंत्री के प्यारो सर ने हमें कहा था कि 1 हफ्ते में तो मिलाएँगे। आज 2 महीने हो गए हैं। तो मिलाओ, हमसे बात तो करो। जो हम लोग बैठे हैं हमसे फेस टू फेस बात तो करो, हमारे मुद्दे क्या हाँ, हैं? अगर जानने की कोशिश तो करिए कोई आप। तकनीकी पेच भी अगर है, आपको सरकार जी, को जी। पहल करनी चाहिए कि साहब क्योंकि बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ यही जान रहे होंगे। अगर आपके कोई अच्छे आईएएस हैं, समझदार हैं, वो कोई अगर बच्चों की नाजायज़ माँग है, कोई तकनीकी पेच है भारत सरकार के स्तर पे, यूजीसी के स्तर पे या कोई और किसी तरह का तकनीकी की पेच है, तो बिठा करके संवाद करके बताइए कि बेटा ये आपकी डिमांड है, ये पूरी हम कर सकते हैं, ये वाली डिमांड में तकनीकी दिक्कत है। जी सर, अगर रैली के बाद तुरंत हमें मिलने दिया होता, कुछ वो हमें समझाते, हम अपनी बातें रखते, कुछ ना कुछ वो निकलता, क्या निष्कर्ष निकलता। लेकिन आप तो मिलने को ही तैयार नहीं हो। फिर हम यहाँ बैठते हैं, हमें जबरन पुलिस आके उठा देती है। हम वो आंदोलन करते हैं वहाँ से जबरन उठा के। तो हम अगर आप हमसे मिलते, हमारी बात सुनते, तो हम क्यों बैठते हैं यहाँ पे? तो हम यहाँ पे किसी के बहकावे में, भड़कावे में आके नहीं बैठ रखे हैं सर। हम सारे तैयारी वाले हैं। तो हमें ये है कि जब हर स्टेट में बड़ी है, हिमाचल में 26 साल है सर। वहाँ हर 2-2 3-3 साल में भर्ती आती रहती है। अभी हरियाणा में निकली है, वहाँ 25 से 26 साल है। यूपी में ये हम पे सारे कागज़ पड़े हैं सर। ये हमने 2022 में राम भाई जब लोग वो सीएम सर से मिलने गए थे, तो ये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून ने दिया था। सर इसमें क्या लिखा है? कृपया पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक उत्तराखंड के पत्र संलग्न जो डीजी होंगे, दिनांक ये है सर 30/10/2023 को दिया था कि उन्होंने भी दिया था कि 18 से 28 करने के संबंध में खुद पुलिस मुख्यालय ने। तो सर इन्हें क्या दिक्कत है बढ़ाने में? एक तो ये जो बच्चे जो कोई डिमांड करते हैं, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, ये डंके की चोट पे आरटीआई से जानकारी लेकर के सारे एविडेंसेस इकट्ठा कर, ये कोई ऐसे बहानों में बह करके नहीं करते हैं। इनके पास प्रूफ होते हैं। ये इतनी मेहनत इनको परीक्षा की तैयारी करने में लगानी चाहिए थी, लेकिन ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि इन बच्चों को कहीं आरटीआई लगा के जानकारियाँ निकालनी पड़ रही हैं और लेटर्स खंगालने पड़ रहे हैं। इनको हरियाणा की पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ रही हैं, हिमाचल में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, एमपी में क्या चल रहा है। ये यही वो बेरोजगार युवा हैं जो बताते हैं कि साहब ये कंपनी एमपी में ब्लैक लिस्ट हो गई है, इसने हरियाणा में ये फ्रॉड कर दिया, इसने राजस्थान में इस एजेंसी ने अच्छा काम किया, उसको लाइए। यानी कितना होमवर्क अपने जो सिलेबस पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिशन, उसके अलहदा इनको तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि सर अब सरकार हर चीज़ में बोलती है कि हमने करा। जैसे आप सुनने में आ रहा है उनके प्रवक्ता हमसे बात कर रहे हैं तो हमें तुम्हारे बोलने पे नकल विरोधी करा। तो सर हमें तो कुछ पता नहीं था। जब राम भाई, बॉबी भाई लोगों ने इतनी सारी जगहों से एविडेंस निकाले, रिकॉर्डिंग निकाली, पता चला कौन सी एजेंसी क्या गलत कर रही है, तब जाके सरकार को नकल विरोधी कानून वो करना पड़ा, लागू करना पड़ा। उससे पहले क्यों नहीं सोचा सरकार ने? ये निश्चित तौर पे ये आप हमें ये बेरोजगार युवाओं का बताइए। संघर्ष जी, था जी। जिसने सरकार को मजबूर किया कि साहब ऐसे परीक्षाएं होती रहेंगी तो पेपर लीक होंगे, इसलिए थोड़ा सा कड़ाई करिए, सख्ती करिए। तो उसकी जो फाउंडेशन रखने वाले हैं, यही तो संघर्षशील युवा हैं। और रही सर जो 17,000 भर्तियाँ निकालने की सरकार बात कर रही है, मतलब जो पिछले 17,000 सर, तो नौकरियां दे दी हैं दे दी उन्होंने। हैं। तो सर अभी तक सबसे बड़ी भर्ती आई थी 2021-22 में पुलिस कांस्टेबल की 1521 पद, और बाकियों में आती है 100 वैकेंसियाँ, 150, बहुत ही ज़्यादा हो गए तो 500। तो ये कहाँ से? मुख्यमंत्री जी को ये बोलिए कि पहले आप अपना कैलकुलेटर में ढंग से देख लीजिए, आपने कितनी निकाली हैं और कितनी हो गई, 17,000 कहाँ से हो रही है? हमें भी आप पूरा दिखाइए कि 17,000 हैं भी कि नहीं है,
कि आप ये है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी करके 17,000 कर दे रहे हो। मेरे देखने में जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, सबसे बड़ी भर्ती शायद 1521 पदों पे आई थी पुलिस कांस्टेबल की। और बीच में जो छूट-फूट के पद निकलते रहते हैं, 101 में, 201 में, 100 कभी कुछ, तो ये कहाँ से 17,000 हो गई? अब हमें कुछ डाटा तो दीजिए कि हमने 17,000 दे दिए हैं नियुक्ति पद, और 17,000 दे दिए हो तो इतने युवा क्यों बैठ रखे हैं? अभी भी 8 से 9 लाख युवा यहाँ पे रजिस्टर्ड युवा हैं, जो बेरोजगार हैं। और सर इसमें एक चीज़ है, परसों इन्होंने निकाल रखा है परीक्षा कैलेंडर। उसमें एक हमारी है फॉरेस्ट गार्ड वाली भर्ती है जो कि होनी है अगले अगस्त में। तो शायद आयोग की जो नियमावली रहती है कि जो भर्ती जुलाई के बाद निकलती है उसमें एज काउंट होती है जुलाई, और जो भर्तियाँ जुलाई से पहले निकलेंगी उसमें एज काउंट होगा तुम्हारा जनवरी। तो अगर वो भर्ती अगले साल निकलती है, जो क्योंकि आयोग जो तुम्हारी विज्ञप्तियाँ निकालता है वो 2 या 3 महीने पहले निकालता है, तो उसमें एज काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2025 से। तो इस साल वालों की तो एज गई ना। वो भी क्योंकि सरकार ने बहुत पहले से बोल दी कि हम फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती निकाल, तो युवा तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं इस साल में भी, तो उनकी भी इसमें एज निकल गई। तो सरकार खुद लापरवाही कर रही है, खुद युवाओं से रूबरू होने को तैयार ही नहीं है, और फिर हमें बोल रही कि तुम्हें ये भड़का रहा, वो भड़का रहा। हमें किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और न हम किसी का यहाँ पे समर्थन करें, ना कुछ। वो सरकार की थोड़ा क्या गलतफ़हमी है। आप हमसे मिलिए, हमारी बातें सुनिए। हम पे ऐसे भी नहीं खाली बैठ के सारे एविडेंस है, इतने सारे हर स्टेट के रखे हैं। हर किसी को ज्ञापन देते-देते हम थक गए हैं। इतने पैसे हम पे है नहीं कि हम इतना इधर से उधर भागें, उधर से भागें। हमें यहाँ रूम का किराया भरना ही मुश्किल हो रहा है सर। तो ये सरकार अपनी वो त्याग दे, गलतफ़हमी त्याग दे, और जल्द से जल्द हमसे मिले और इसका कुछ उपाय निकालें, नहीं तो ये चलता रहेगा सर। भाई आप लोग पहले अपने चमोली ज़िले में गाँव है, वहाँ पढ़ेंगे, पढ़ाई करके फिर देहरादून आएँगे, देहरादून कमरा आएँगे, लेंगे, कोई कमरा कोचिंग लेंगे। सेंटर जॉइन करेंगे, फिर कोई लाइब्रेरी जॉइन करेंगे, मोटा पैसा घर वाले वहाँ से भेजते रहेंगे, फिर पता चलेगा तो पेपर लीक हो गया, परीक्षा टल गई। तो सर आप ही देखिए ना, 18 से 22 में तो लड़के को पता ही नहीं होता कि मैं क्या तैयारी करूँ। 18 से 22 में लड़का यही करता है। 18-19 में नॉर्मली चाहे हम थे या कोई भी लड़का, वो 12 पास करता है। उसके बाद सीधा तो उत्तराखंड की तैयारी करेगा नहीं। पहले वो दुनिया को समझेगा, इधर-उधर वो करेगा, 1-2 साल उसमें लग जाते हैं। और खुद आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि हमारे जो पेपर बनते हैं उसमें लड़का अगर 2-3 साल तैयारी करेगा तब जाके वो पेपर क्वालीफाई करने के योग्य है। तो सर जब हम आते हैं इस फील्ड में तब तक हमारी एज निकल जा रही है, तो इसमें हमारी गलती है। और 7-8 सालों से वैसे भी भर्ती नहीं आई, उन लड़कों की क्या गलती है? वो तुम्हारी गलती है। आप या तो हम ऐसा नहीं बोलते तुम 2000 पद एक साथ निकालो, 5000 पद एक साथ निकालो। हर साल 2 साल में 3-3 400 पद निकालते रहो, हर किसी को मौका मिलता रहेगा। उसे बोलने को भी नहीं होगा। परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ होती रहे, ताकि बच्चों में एक उम्मीद जगी रहे। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन कम से कम एक व्यवस्था तो बनी। राय साहब और है, वो भी भूख हड़ताल पर है। राय साहब पूरा अपना नाम बताइए और क्या डिमांड से क्यों आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? सर मेरा नाम सुमित राय है, मैं हरिद्वार से हूँ। मैं आज मुझको 5वां दिन है यहाँ पे भूख हड़ताल का मेरा। सर हमारी मुख्यतः 3 मांगे यही है, पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ाई जाए, दूसरी ऊर्जा निगमों में जेईई और टीजी2 की वैकेंसी 8 साल से जो जारी नहीं है वो उनको जारी किया जाए, और तीसरी एपीआई सिस्टम की है। प्रमुख तौर से हमारी डिमांड यह है कि हमारा जो है 8 साल से ऊर्जा निगमों में जेईई की और टीजी2 की, जेईई की हमारे पास ये आरटीआई के माध्यम से हमें जवाब मिल चुका है। जेईई की 250 प्लस है और टीजी2 की 1200 प्लस पोस्ट है हमारे पास वैकेंट है ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में। और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आउटसोर्स से, संविदा से, उपनल से, इसमें सारे लड़कियां भर रखे हैं, पर डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। और हम क्या है, आप कह रहे हैं कि कनिष्ठ आयोग अभी 1094 इन्होंने भरे, वो सारे सिविल के बच्चे हैं सर, सिविल से डिप्लोमा है, और हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटीआई और डिप्लोमा हैं। सरकार को तो ये है कि उनको पता है भाई 1094 जेईई दे दिए, अब उनको ये तो नहीं पता किस ब्रांच के हैं, क्या है, कौन से विभाग में गए हो, क्या है। तो हमारे तो जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हम आईटीआई डिप्लोमा पास आउट छात्र हैं, हमारी स्पेशल वैकेंसी ऊर्जा विभाग में आती है। ऊर्जा विभाग के जो तीनों निगम है, यूपीसीएल, पिटकू, यूजीएमएल, और ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हमारे धामी जी हैं, और धामी जी को अपने विभाग के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई मेरे विभाग में 8 साल से चल के आ रहा है, कितने पद खाली हैं, कितनों में मैंने भर्तियाँ दी, क्या है, कुछ है। धामी जी को इस बारे में खबर ही नहीं है। और हम 8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम 3 रैलियाँ कर चुके हैं। हमने अपर निजी सचिव जो हमारे ऊर्जा के, हाँ, वो वहाँ तक अपना संज्ञान पहुँचा चुके हैं। उन्होंने बोला कि भाई हम तो खुद घाटे में चल रहे हैं, हम कैसे मतलब कि वैकेंसी जारी करें। ये तो मैं उनको समझा, सर आप घाटे में क्यों चल रहे हो, सर आप आउटसोर्स से, उपनल से, संविदा से लड़कों को रखे हैं, 15-15 हज़ार भी रखे हैं, तो वो तो चोरी करेंगे, बिजली की चोरी करेंगे। वो तो अपनी 35-40 हज़ार पूरी सैलरी निकालेंगे ना, उसके लिए वो 2 नंबर का काम करेंगे। आप ईमानदारी से 150, 200, 1000, 1500 जैसे टीजी2 की हमारी वैकेंट खाली हैं, उसके हिसाब से आप ईमानदारी से परमानेंट अपना वर्कर रखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखिए। अब आउटसोर्स वाले का क्या है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चोरी करता है किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट लात मार के निकाल लेती है, ना उसको कोई सजा का प्रावधान, ना कुछ है। आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखोगे
तो उसकी जवाबदेही होगी ना। अगर कुछ चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, वो तो जेल जाएगा ना। वो तो इस बारे में सोच ही नहीं सकता है, बोले कि घाटे में चल रहे हैं हमारे विभाग, हम भर्तियाँ क्यों जारी करें। पर घाटे में चल रहे हैं पिछले 8 साल से। ये जो ITI डिप्लोमा पास आउट यहाँ आपने कॉलेज खोल रखे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये तो सरकार खुद बेरोजगारी बढ़ा रही है। या तो इनको बंद कर दो, बच्चा करेगा ही नहीं ITI डिप्लोमा, एडमिशन नहीं ले लेगा। आप पहले तो मान्यता देते हो कॉलेजों को, प्राइवेट कॉलेज जगह जगह आप दुकान से दुकान खुलवा देते हो, और बाद में क्या है, बच्चा बेरोजगार। आप तो बेरोजगारी ही बढ़ा रहे हो ना, जॉब उनको जॉब को उपलब्ध नहीं करा पा रहे। शेड्यूल हो गया हमारे, पंतनगर का हो गया, हरिद्वार का होगा, वहाँ पे पूरे कंप्लीट बच्चे को कवर पा रहे हैं लोकल के लड़कों के लिए। उसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार के लड़के रख रखे हैं। तो हम कहाँ जाए, 8 साल से परेशान है। और हमने तो जो हमारे ऊर्जा के मुख्य सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम जी, उनको भी हमने ज्ञापन दे रखा है, उनको भी ये बातें समझा रखी हैं कि सर ऐसे है कि 8 साल से ऐसे ऐसे ये TG2 और JEE की वैकेंसी नहीं आई है, आप इन पे संज्ञान लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बात में कुछ है नहीं, वो शासन स्तर से होगा, CM साहब आदेश दे तो हम तो कल जारी कर देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही आगे फंस गई कि भाई हमारे तो ऊर्जा मंत्री धामी जी हैं। अगर हमारे कोई ऊर्जा मंत्री अलग कोई होते, जैसे ये शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, और ये दूसरे मंत्री है, सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज जी है, ये क्या करते हैं, बच्चे तो अपना जाके उनके पैरों में पड़ जाते हैं। अब हमारे तो सब कुछ धामी जी के हाथ में, हम कहाँ जाए। यानी मंत्री होता तो आप लोग मंत्री के हाँ, पास पहुंचना आसान रहता है हाँ, मुख्यमंत्री के हाँ, मुकाबले, लेकिन हाँ। चूंकि इस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री ही हाँ, हैं। मुख्यमंत्री के पास ही है ऊर्जा विभाग, तो हम कहाँ गए। और वो हम कहीं इनके UPCL ये पिटकुल इनके MD से मिलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई शासन स्तर से होगा, आप वहाँ से जारी करवा दीजिए, हम भर्तियाँ निकाल देंगे। अब शासन स्तर से धामी जी के पास ही जाना पड़ेगा फिर हमें। हमारे पास तो कुछ मुख्यमंत्री जी समय नहीं दे पा रहे आप वो लोग समय नहीं दे पा रहे। हमारे पास कुछ चारा ही नहीं बचता। 30 जुलाई में रैली करी, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद हम आपको मिलवा देंगे धामी जी से। हम वहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे गए, सारे डिप्लोमा वाले, ITI वाले। तो उन्होंने क्या किया, 1 हफ्ते बाद मिलवा देंगे, और फिर 1 हफ्ते से 2 महीने हो गए। हमारे फ़ोन पे फ़ोन की भाई, हम PRO के समक्ष हमने समस्या रखी थी CM साहब के, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया ही नहीं। कि भाई बोल रहे हैं कभी जम्मू कश्मीर है, कभी दिल्ली है, कभी वहाँ गए, कभी यहाँ गए। हमारे लिए 2 मिनट है ही नहीं उनके पास। तो राम खंडवाल जी, लेकिन फिर इसका ये नतीजा निकलेगा कैसे? सर आप लोग कह रहे सरकार बातचीत नहीं करे, क्या डिमांड करेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्या किसी मंत्री से भी मिले, विधायक से, सांसद से, नेताओं से, किससे मिले? क्या डिमांड क्या करेंगे? क्योंकि इस तरह तो फिर आप कब तक आप इस तरह से अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे? देखिए, अगर आपको याद होगा 9 फरवरी का वो देहरादून की सड़क में जब जाम हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ था। तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि युवा संवाद करें, ऐसे ही सड़कों में ना निकले, है ना, पहले हमसे संवाद कीजिए। तो देखिए, आज तो युवा संवाद करना चाह रहा है ना। आज युवा जब रैलियां निकाल रहा है, उससे पहले वो उनके PRO को फ़ोन करता है कि भैया हम रैली निकालने जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, सारे प्रशासन को हम सूचित करते हैं, भाई इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आ रहे हैं। तो वो रैली रोकने का, ये भूख हड़ताल रोकने का जरिया क्या है? ये जरिया है कि मुख्यमंत्री जी मिलें तो संवाद तो हो, लेकिन संवाद ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये चीज़ें तो फिर युवा करेगा ही। अब आप ये बताइए कि हमने रैलियां कर ली, ज्ञापन दे दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं सुन रहे हैं, तो अंतिम जो रास्ता होता है एक आंदोलन में, क्या होता है? भूख हड़ताल ही होगी फिर। तो हमने भी भूख हड़ताल को चुना है, और मान लीजिए इससे तो आप लोगों के प्राणों पे संकट आ सकता नहीं, है तो ना। प्राणों पे संकट आएगा तो फिर क्या करें? फिर बताइए, फिर क्या रास्ता है क्या? रास्ता एक ही है, और रास्ता उन्हीं के पास है कि वो बुलाइए और इन मांगों को पूरी कीजिए, वरना इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने पहले ही कहा है, कल ये जबरदस्ती ले गए थे, वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाए, फिर भी हमने अन्न त्यागा है, और जब तक नहीं होगा, चाहे प्राण जाए, कुछ भी जाए, लेकिन इन मांगों को हम पूरी करा कर रहेंगे, और इनको मानना पड़ेगा। एक बार ये भी आरोप लगता है कि भाई आप लोग, जैसे मैंने पुरोहित जी से भी पूछा, उन्होंने खुद भी इस चीज़ की चिंता जाहिर की, कई बार सरकार के बैठे लोग ये भी मान लेते हैं सत्ता यार विपक्ष ने कहीं पे इनको हवा दे दी है कि सरकार की छवि खराब करो, नेतागिरी करो। अब चूंकि ये भी कहा जाता है भाई बॉबी पावर तो देखो बेरोजगार की आवाज़ उठाते के राजनेता बन गए, तो ये आप लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं क्या? इस तरह का जो सरकार के सत्ताधारी पक्ष की तरफ से ऐसा मतलब कहा जाता है कि विपक्ष की हवा में है या खुद राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि आवाज़ कोई ना कोई तो उठाने आएगा, भाई कोई तो उठाएगा। चलो आ जाओ, BJP का नेता बैठ जाए यहाँ पे, हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? उसको हम जय जयकार कर देंगे, माला पहना लेंगे, आओ भाई यार हमारा साथ दो। तो भाई कोई तो आएगा और वो आगे तो बढ़ेगा। मान लीजिए बॉबी पवार थे, बॉबी पवार ने इतने घोटाले उजागर किए, सब कुछ किए, क्या भाजपा के नेताओं ने किए? क्या उनके मंत्री ने किए? आइए, उनका मंत्री भी रैली निकालिए हमारे साथ, बोलिए भाई इनकी उम्र सीमा बढ़ाओ, चलो मेरे हम चल लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें?
कोई और दिक्कत है इसका क्या? सवाल ये कि बेरोजगार युवाओं के मसले पर तो राजनीति क्या होती है, विपक्ष विपक्ष भी तो कोई कौन क्यों नहीं आ रहा भाई? हरीश रावत क्यों नहीं आ रहे हैं, गणेश गोदियाल क्यों नहीं आ रहे, प्रीतम सिंह क्यों नहीं आ रहे, करण मारा क्यों? मैं तो इसको इस वे में देखता हूँ कि अगर जेन्युइन मांग है तो कोई ज़रूरी थोड़ी कांग्रेस के झंडे के नीचे, यूपीडी के झंडे के नीचे, बीएसपी के झंडे के नीचे, आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे उठाओगे। आप यहाँ पे आओ, सपोर्ट करो। भले सरकार तो सोचेगी कि भाई विपक्ष के हवाले, लेकिन जेन्युइन अगर मुद्दे हैं तो सरकार उनको सॉल्व कर दे। सरकार को जब हम कहते रहे, मैंने तो शुरू में कहा भाई 17,000, आपने तो कहा कि उनको हमें गणना बताओ, लेकिन हमने कहा चलो मान लिया आपने 17,000 नौकरियां दे दी, आपने 1,094 भी नौकरियां दे दी, हमने जिक्र किया, आप ये मांगे पूरी कर लो, हम आपकी जय जयकार कर देंगे। बिल्कुल जय जयकार कर देंगे। और विपक्ष से भी यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये जो विपक्ष पीछे रह रहा है, 2 बार लगातार हार गया है, ये यही कारण है। आप भी जो है सिर्फ उन्हीं की राह में चल रहे हो। कांग्रेस भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने किया वैसे ही किया। भाई ये भर्ती अगर 8 साल पहले आई है तो उस समय सरकार कांग्रेस की भी रहा होगी। आज जो उम्र सीमा नहीं बढ़ रही है तो कम से कम हरीश रावत को कम से कम आना चाहिए यहाँ पर कि यार मैं उस समय भर्ती ला गया था, मेरे शासन में अगर भर्ती आई थी, हाँ भर्ती आई थी, तो कम से कम आज पुष्कर सिंह धामी को उम्र सीमा बढ़ा जानी चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो त्रिवेंद्र जी गए नहीं आई, जो तीरथ गए नहीं आई, तो कम से कम धामी जी आप हैं, कम से कम इनकी बात तो सुने। उनके कार्यकाल में इनकी भर्ती आई थी, TG2 जे है ना, जेई की आई थी, तो कम से कम यहाँ पर आना चाहिए हरीश रावत को, यहाँ पर युवाओं का साथ देना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए पुष्कर सिंह धामी से। नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नेता यशपाल भी सब हैं, आए, क्यों सब आए और आना भी चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वही है, एक बोलते हैं ना उसको कि सब ऐसी हैं, तो एक ही थाली के, मैं तो बोलते एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। आए समर्थन करें, हम तो वही साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कहा है कोई भाजपा का विधायक आए, उसको भी माला पहनाई जाएगी, सम्मान किया जाएगा कि आपने हमारी बात उठाई। कोई अगर विपक्ष से आए, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे कोई भी हो, बसपा से ही आ जाए, आम आदमी पार्टी से आ जाए, किसी से भी आ जाइए आप, हम तो चाह रहे हैं आप बैठिए यहाँ पर हमारी मांग को कीजिए। क्योंकि जब आप कांग्रेस को तो सोचना चाहिए, जब आपने बेरोजगार युवाओं की उस नब्ज को, उस पल्स पे हाथ नहीं रखा, तो जिस अंदाज में बॉबी पवार महज 1 महीने की चुनावी तैयारी में लड़े रहे, इतने बम्पर वोट उनको मिले कि कांग्रेसी प्रत्याशी की हालत टिहरी में ख़राब हो गई। आप इन बेरोजगार युवाओं को मजबूर कर रहे हैं। आप यहाँ का हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने बेरोजगार युवा सुनिए, देखिए किस तरह के माहौल में लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मैं तो यहाँ से इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर घर चला जाऊँगा, आराम से बैठूंगा, पंखा कूलर AC चला के। इन बच्चों के हालात को आप देखिए, यहाँ ये 24 घंटे पड़े हुए हैं। जैसे हमने शहर से बाहर इनको एक जगह ले जा करके फेंक दिया कि तुम लोग वहाँ पड़े रहो, सड़ते रहो, वहाँ पे भूखे हो तो भूखे रहो। ये किस तरह के इंतज़ाम है, बाहर से भी मैं दिखाऊंगा। ये पूरा नज़ारा, पीछे नाला बहता है, और ये किस तरह के हालात में हमने अपने ही बच्चों को, अपने बेरोज़गार बच्चों को छोड़ा है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये कोई बहुत, यहाँ पे कोई इनको मज़े नहीं आ रहे हैं कि यहाँ मज़े आ रहे हैं चलो जी वहाँ से चलेंगे। ये मज़े की जगह नहीं है, ये तो सज़ा है जो बच्चे भुगत रहे हैं, जिनको नौकरियों की तैयारी करनी चाहिए थी, किसी लाइब्रेरी में बैठ करके इनको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन आज ये बच्चे इस खंडर में, यहाँ पर इस नाले के पास, मच्छरों के बीच में, जहाँ जानवर आते हैं, घुसते हैं, आवारा जानवर हैं, कुत्ते हैं, तमाम तरह की चुनौतियों के बीच ये लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। सरकार है ना, वो सरकार हमारी संरक्षक है, प्रदेश में मुखिया है, इन बच्चों के अभिभावक भी तो सरकार ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन बच्चों के अभिभावक और कौन है? ये मुख्यमंत्री जी आप ही के बच्चे हैं, धन सिंह रावत जी आप ही के बच्चे हैं। किसी को बुला के पूछना चाहिए क्या मांग हो सकता है। कोई मांग आपको लगता हो कि जो नियम कायदे के लिहाज से सही नहीं हो, लेकिन जो जायज़ मांग है, वो जायज़ मांग तो कम से कम सुनिए इन लोगों की। क्योंकि इस तरह से हम छोड़ देंगे कि ठीक है फिर ज़बरदस्ती करके अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे तो युवाओं में गुस्सा बढ़ेगा। और जब आप दावा करें, ठीक है आपने 17,000 नौकरियां दी, बहुत आपको बधाई है, तो 17,000 के बाद ये जो नौकरियां मांग रहे हैं वो भी तो खोल दीजिए, फिर आपको और ज़्यादा बधाइयाँ मिलेंगी। ये बहुत अपने आप में बड़ा एक संवेदनशीलता सरकार के स्तर पर दिखाए जाने की बात है। विपक्ष को भी आंखें खोलने की बात है कि संघर्ष की ज़मीन पर जब ये बच्चे यहाँ तप रहे होते हैं, तब विपक्ष के लोग बैठे हुए होते हैं या सरकार के द्वारा मैनेज्ड होते हैं, तब कल को चुनाव में बॉबी पवार चुनाव लड़ते हैं और बम्पर जब वोट ले जाते हैं, तब आपको अफसोस होता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इन बच्चों को उस तरह से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इन बच्चों को हमें लाइब्रेरीज़ में रखना है कि आप तैयारी करिए। इन बच्चों को हमें कंपटीशन में रखना है। ये उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में दौड़ते हुए नज़र आने चाहिए, यहाँ धरने पर, यहाँ भूख और प्यास से तरसते हुए, बिलखते हुए हमें नज़र नहीं आने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार समझेगी और बड़ा दिल दिखाएगी, और जो डिमांड बेरोज़गार युवाओं की है उनको बुला करके अपने पास बिठा करके समझने की कोशिश करेगी। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।